तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का न्यू करिकुलम के हिसाब से थीम 3 नोमैडिक एम्पायर। तो मेरा नाम है सत्येंद्र भदौरिया, मैं हूँ स्टूडेंट क्लास 11th डी का आर्म पब्लिक स्कूल ग्वालियर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमैडिक एम्पायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय हिस्ट्री टीचर डॉक्टर सुनीता भदौरिया टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू। आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम। सो नाउ अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मंगोल्स थे, मंगोलियन पीपल जो थे, यूरो एशिया पूरे यूरोप और एशिया पे कब्जा कर लिया था, उनका पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर क्या था, हम हाईलाइट करेंगे मंगोल एम्पायर का सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री बैकग्राउंड इस चैप्टर में। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमें दो वर्ड्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है नोमैडिक, दूसरा होता है एम्पायर। नोमैडिक का सीधा मतलब होता है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जो स्टेबल नहीं होते। उनकी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ बेटर फूड यू कैन से, जहाँ पर ज़्यादा अच्छे से खाना मिलेगा, जहाँ से बेटर लाइवलीहुड मिलेगा, रहने की अच्छी जगह होगी, वहीं पर नोमैड्स पीपल मिलेंगे आपको नोमैड्स पीपल मेनली कहाँ मिलते हैं, बस्ती बना लेते हैं, वो नोमैड्स ही होते हैं। और एम्पायर की बात करें, एम्पायर अब बंजारे आप जिन्हें कह सकते हो, उन्हें नोमैड्स कहते हैं, जो स्टेबल एक जगह नहीं रहते, वो समय समय के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। एम्पायर का सीधा मतलब होता है किंगडम्स, बड़े बड़े राज्य। मीन्स एम्पायर जब एक एरिया जिस पे किसी का रूल चलता हो, गवर्नेंस चलती हो, एक एक्सटेंसिव टेरिटरियल डोमिनेशन हो और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, उसे हम कहते हैं एम्पायर। जब हम एक दोनों शब्दों को एक साथ लिखते हैं तो ये दोनों वर्ड्स हैं वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं, क्योंकि नोमैड्स पीपल कभी भी एक जगह स्टेबल तो रहते नहीं हैं, बट एम्पायर तो एक ही जगह रहेगा ना, एम्पायर तो कहीं जा नहीं सकता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नोमैडिक और एम्पायर्स कैसे एक साथ आ गए, कि नोमैडिक पीपल ने एम्पायर कैसे बना लिया। इस चैप्टर में हम वही बात करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मंगोल्स थे सेंट्रल एशिया के, उन्होंने ट्रांस कॉन्टिनेंटल मीन्स कई कॉन्टिनेंट्स में अपना एम्पायर सेटअप किया अंडर द लीडरशिप ऑफ जंगिस खान। मीन्स जो जंगिस खान थे, उनकी लीडरशिप के अंडर कई सारे किंगडम्स, एम्पायर स्टैब्लिश किए ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। और अगर हम एरियन बेस्ड मीन्स चाइना में क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था, तो चाइना पे उन्होंने कैसे कब्जा किया मंगोलियन पीपल ने। और फिर हम बात करेंगे कि सेंट्रल एशियन जो नोमैडिक सोसाइटीज़ थे, उन्होंने आइलैंड्स पे कैसे कब्जा किया, उनमें हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या आए। अगर हम बात करें जो मंगोल्स थे जंगिस खान के अंडर, उन्होंने क्या किया, कई सारे ट्रेडिशनल सोशल और पॉलिटिकल कस्टम्स अपनाए, ताकि वो एक ऐसी मिलिट्री मशीन बना सकें और ऐसे सफिस्टिकेटेड मीन्स अच्छा सिस्टम बना सके गवर्नेंस का। अगर हम बात करें जो चैलेंज है रूलिंग डोमिनेशन मीन्स, अगर हम बात करें कि कई सारी कम्युनिटीज़ पे मंगोल्स कब्जा कर लेते हैं, कई सारी इकोनॉमीज़ पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उसमें रहते भी तो कई अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं। तो मंगोलियंस की ये बात थी कि वो स्टेपीज़ में रहते थे। स्टेपीज़ मीन्स अपलैंड, ग्रास लैंड एरिया। ग्रास लैंड किसके लिए, एनिमल हस्बेंड्रिंग मीन्स एनिमल रेयरिंग के लिए यूज़ होता है। तो जब वो किसी भी जगह को एनेक्स करते थे, वो ऐसे हार्श स्टेप या फिर इतनी इम्पोज नहीं कर देते कि उनका ट्रेडिशन ही बिल्कुल बदल जाए। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनोवेट किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक ऐसी सोसाइटी बनाई, ऐसी नोमैडिक एम्पायर बनाया जिसमें बहुत ह्यूज इम्पैक्ट हुआ, जिसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट हुआ यूरोप और एशिया पे। यूरेशिया कहते हैं जैसे हम, इवन एज इट चेंज मीन्स उसने पूरा अपनी सोसाइटी को भी पूरा चेंज कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जंगिस खान। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो कहाँ कहाँ से मिली है। जो स्टेप ड्वेलर्स मीन्स जो उस जगह में रहने वाले लोग हैं, वो कभी भी कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जो नोमैडिक सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन है वो आई है क्रॉनिकलर्स से, ट्रैवल लॉग्स से, डॉक्यूमेंट से, जो सिटी बेस्ड लिटरेचर लिटरेरी आर्टिस्ट ने प्रोड्यूस की है। लेकिन अगर हम बात करें जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो बायस भी हो सकती है। जो ट्रैवल लॉग्स होती हैं मीन्स बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रैवल लॉग्स एक्सपीरियंस लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने मंगोल मास्टर के बारे में लिखे हैं, मीन्स वो लोग वहीं रुक गए और उन्होंने अबाउट मंगोल्स जानने की उन्हें बहुत इच्छा थी। अगर हम बात करें ये जो इंडिविजुअल्स थे वो कई सारे बैकग्राउंड्स आते, बुद्धिस्ट हुए, क्रिश्चियंस हुए, तुर्किश हुए, मुस्लिम हुए एंड कई सारे। ये जो लोग थे
भले ही अलग अलग सोसाइटीज़ से आते थे, ऑल्दो नॉट ऑलवेज फेमिलियर विद मंगोल कस्टम, वो कभी भी मंगोल कस्टम से फेमिलियर नहीं थे, तो हमेशा अपनी सिंपैथेटिक मीन्स जो उन्होंने किसी से सुन लिया या फिर जो उन्होंने अपना परसेप्शन बना लिया उसी के हिसाब से लिखते थे। अगर आपने एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि जो लोग हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, वो लोगों से लिखवाया करते थे, और वो लोग कौन हुए थे? एजुकेटेड एज वेल एज रिच लोग हुआ करते थे। अगर जो राजा हुआ करता था, अगर उन्हें परेशान करता था तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो गलत लिख देते थे, मीन्स अपने मन से गलत गलत लिख देते थे। लेकिन अगर राजा उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था तो अपने हिसाब से उनकी अच्छी बातें लिखती थी। और इवन इल्यूब्स का मतलब, अगर ये जो लोग थे, स्कॉलर्स कहते हैं जिन्हें, इन्होंने क्या किया? सिंपैथेटिक अकाउंट्स तो बनाई, मीन्स उनकी नेगेटिविटी भी बताई, और कुछ लोगों ने तो उनकी बढ़ा चढ़ाकर बातें भी बताई। और ये जो लोग थे स्टेप मॉडल्स थे, मीन्स उन्होंने क्या किया कि मंगोलियन पीपल क्या होते थे, एक जगह से दूसरे के कब्जा कर लेते थे, जिसकी वजह से लोग हॉस्टाइल होकर उनके बारे में गलत गलत लिखते रहते थे। जो हिस्ट्री है मंगोल की, वो एक इंटरेस्टिंग डिटेल प्रोवाइड करती है अबाउट द क्वेश्चंस इन मैनर, उस सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियंस की, यूरोपियंस ने नोमैडिक पीपल को बेबेरियन समझ रखा है। बेबेरियन मीन्स जो लोग, ग्रीक वर्ड में मीन्स नॉन ग्रीक पीपल कहते हैं उन्हें। तो बेबेरियन का सीधा मतलब मैं आपको बताऊं, जिसे नेगेटिव वे में लिया जाता है। अगर आप उसका मीनिंग देखोगे, उसे हम करते हैं नेगेटिव वे में, कि जो लोग हैं वो लोगों को मारते हैं। देखिए, अगर आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर आपके चैप्टर में ही दी गई है कि ये जो लोग एक बच्चे को जला रहे हैं, जिंदा पैर काट रहे हैं, और आप देख सकते हो कि ये मार रहे हैं, तो इन्हें एज नोमैड समझा जाता था। ये नोमैडिक पीपल्स हैं। मीन्स क्या लोग समझते थे कि जो नोमैड्स पीपल हैं वो क्या करते हैं? लोगों को मारते हैं, एज वेल एज उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं उनके साथ। अगर हम बात करें जो मोस्ट वैल्यूएबल रिसर्च है मंगोल्स पे, वो की है रशियन स्कॉलर्स ने 19th सेंचुरी में। और क्या हुआ था कि कई सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ बताई, ट्रैवलर्स ने अपने ट्रैवल लॉग्स लिखे, और एंटीक्यूरियन स्कॉलर्स ने भी, एंटीक्यूरियन स्कॉलर्स मीन्स जो एंटीक थिंग्स की पढ़ाई करते हैं। और अर्लियर 20th सेंचुरी में जब सोवियत रिपब्लिक आई, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी है, उसने क्या किया कि जो नेचर था सोशल रिलेशंस का, वो बिल्कुल ही बदल दिया। अब जो जंगिस खान था, वो एक मंगोल एंड द इमर्जिंग मंगोल एम्पायर विद इन द स्केल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन दैट वाज विटनेसिंग अ ट्रांजिशन। मीन्स अब क्या होने लगा कि जो लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, जैसे बोरिस यास्को वेलेदमिस्तोव, ये और कई सारे वेस्ले व्लादिमिर, ऐसे कई सारे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो लिखते जा रहे थे। लेकिन जब स्टेनलेस का रिजाइम आया, उसने क्या किया? सेंसरशिप लगा दिया, जिसकी वजह से कई सारे स्कॉलर्स जंगिस खान और मंगोल एम्पायर के बारे में नहीं लिख पाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर्कुलेशन जो वर्क था वो 1960s में चालू हुआ अंडर खुश्चेव एरा। जो राइटिंग थी वो पब्लिश हुई 9 वॉल्यूम्स में अबाउट द मंगोल एम्पायर। और मंगोल एम्पायर के बारे में कई सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब हम लिखते थे, क्या होता था कि जब मंगोल एम्पायर के बारे में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता था, मंगोलियन लैंग्वेज और चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा गया, तो बुक का नाम तो एक ही था, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स। बट बात ये थी कि जब चाइनीज़ में लिखा गया तो उसका वर्जन बिल्कुल ही अलग हो गया, उसकी मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो गई। और जब मंगोलियन में लिखा गया तो उसकी मीनिंग बिल्कुल अलग हो गई। जैसे मार्को पोलो का हम एग्जांपल लें तो मार्को पोलो क्या थे? एक इटालियन जो थे, ट्रैवलर थे, जो वर्ल्ड में घूमा करते थे। मार्को पोलो की आपने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में कहानी पढ़ी होगी अबाउट मार्को पोलो। उन्होंने चाइना से लाए थे इटली में, फिर बाकी यूरोप में प्रिंटिंग स्प्रेड हुई थी। तो उन मार्को पोलो जब मंगोल कोर्ट में गए, उसे इटालियन में भी लिखा गया, उसे लैटिन में भी लिखा गया, लेकिन इटालियन और लैटिन वर्जन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। मीन्स क्या हो रहा था कि मंगोल्स के बारे में लिटरेचर्स में लिखा तो जा रहा था, लेकिन जो लोग थे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने परसेप्शन से उन्हें लिख रहे थे। जो वर्क था स्कॉलर्स का, जैसे इगोर डी on the secret history of the Mongols and Gerhard Doffer on the Mongols and Turkic terminologies that infiltrated into Persian language bring out the difficulty। अब देखिए क्या होता है कि ये जो लोग थे उन्होंने
हिस्ट्री तो बनाई, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के लिए उन्हें कई सारी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स से जाना पड़ रहा था। कभी अगर वो कोई ऐसी बुक पढ़ रहे थे जिसमें उनका पूरा नेगेटिव ही दिखाया गया था, नोमैडिक पीपल को, नोमैडिक एम्पायर को, मंगोल्स को, लेकिन कई सारी बुक्स थी वो बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी। तो उन्हें बहुत मीन्स उन्हें फिल्ट्रेशन बहुत करनी पड़ी अबाउट द डिफरेंट लैंग्वेजेस, और उन्हें पढ़ना पड़ा। अब मेन चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से ही। तो क्या हुआ कि अर्ली जो डेकेड्स थे 13th सेंचुरी के, उसमें क्या हो रहा था, जो यूरोपियन और एशियन कॉन्टिनेंट थे उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि जो डेंजर है, एक नई पॉलिटिकल पावर आ रही है स्टेपीज़ में। स्टेपीज़ मीन्स ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का हैव शोन यू द इमेज कि जो लोग थे, यूरोप और एशियन लोग थे, उनमें क्या हो रहा था, डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आ रहा था। वो कौन ला रहा था? जंगिस खान, जिसने कई सारे मंगोल पीपल्स को यूनाइट करके दूसरे देशों पे हमला करना, दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे हमला करना शुरू कर दिया था। अगर हम जंगिस खान की बात करें, उसका सिर्फ एक विजन था कि वो एक कन्फेडरेशन बनाए मंगोल ट्राइब्स की। मीन्स पूरा वो मानता था कि भगवान ने, गॉड हैज़ मैंडेट हिम टू रूल द वर्ल्ड। मीन्स भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो पूरे वर्ल्ड को रूल करे, और अपने लाइफ टाइम के वो पूरे वर्ल्ड पे तो कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन उसने मैक्सिमम पार्ट पे कब्जा कर लिया। और उसके जो विज़न थे, उसके डिसेंडेंट्स जो थे, जंगिस खान के विज़न को आगे लेके गए और लार्जेस्ट एम्पायर बनाया जो हमने आज तक कभी नहीं देखा उसके बाद। क्योंकि जो जंगिस खान था उसने कई सारे वर्ल्ड के पार्ट्स को कवर कर लिया था, मंगोल एम्पायर में ला दिया था, लेकिन उससे और पूरे वर्ल्ड को कब्जा करने के लिए उसने सोचा ही था, तब तक उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसने क्या जो उसके डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने कई सारे पार्ट्स पे कब्जा किया और लार्जेस्ट एम्पायर बनाया जो आज तक हमने देखा नहीं है। अगर हम बात करें अबाउट द ग्रैंडसन ऑफ जंगिस खान मोंके, अगर हम बात करें जो डिसेंडेंट्स थे जंगिस खान के, उसके जाने के बाद भी उन्होंने कई सारे एम्पायर्स पे कब्जा किया और वास्ट नोमैडिक एम्पायर बनाया। जो उनके ग्रैंडसन थे मोंके, उन्होंने कहा था, एक फ्रेंच रूलर लुइस नाइन, आपने लुइस 16 की बात सुनी होगी, तो उनसे भी पहले थे लुइस नाइन। तो लुइस नाइन ने को धमकी देते हुए मोंके ने कहा था कि पूरे एक्सटर्नल स्काई में सिर्फ एक ही भगवान है, पूरे हेवन में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल स्काई है, मीन्स पूरा जो आसमान है सिर्फ एक ही जन्नत है। वैसे ही इस अर्थ पे सिर्फ एक ही लॉर्ड है जिसका नाम है जंगिस खान, जो है सन हेवन का। और जो पावर्स एक्सटर्नल स्काई ने पूरे वर्ल्ड को दी है, जंगिस खान को दी है। जो जंगिस खान है वो ही सिर्फ एक इंसान है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पे जॉय और पीस ला सकता है। जो हमारी कंट्री है वो तुमसे कई ज़्यादा दूर है, लेकिन जो तुमने अपनी आर्मी को हमारे अगेंस्ट खड़ा किया है, तुम्हें पता नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तुम में जो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, हम धाराशाही कर सकते हैं, वी कैन डू, बिकॉज वी हैव एक्सटर्नल हेवन, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास भगवान है, द सन ऑफ हेवन जंगिस खान, और उनके ही डिसेंडेंट हम हैं जो तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। जो इनकी धमकियाँ होती थी, जो इनके थ्रेट्स होते थे, वो ऐसे ही खाली नहीं होते थे। जो उनकी एक कैंपेन, उनका एक ग्रैंडसन था बाटू, जो उसने एक कैंपेन की थी, तो उसने क्या किया था, पूरे रशियन लैंड पे ख़त्म कर दिया था। मीन्स रशियन लैंड्स के जो स्टेपीज़ थे, ग्रास लैंड्स थे, उन पे हमला करने लगा। एज वेल एज उसने मॉस्को, पोलैंड, हंगरी पे कब्ज़ा कर लिया, वियना तक। वियना मीन्स फ्रांस तक उसने कब्ज़ा करता गया। और अगर हम बात करें कि 13th सेंचुरी में ऐसा दिखने लगा कि जो एक्सटर्नल स्काई, जो भगवान है, दैट इज़ विद द मंगोल्स, क्योंकि जो कई सारे पार्ट्स थे, चाइना के, मिडल ईस्ट हुआ, यूरोप हुआ, वो जंगिस खान के कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे, जंगिस खान के अंडर आते जा रहे थे। और जो लोग थे वो समझ रहे थे कि ये भगवान का गुस्सा है जो जंगिस खान हमारे देश पे कब्जा कर रहा है, और ये जो दिन है वो डे है जजमेंट का, द डे ऑफ जजमेंट। मीन्स जो लोग थे वो दुखी हो रहे थे, लेकिन वो मान रहे थे कि ये जो भगवान का गुस्सा है, व्रेथ ऑफ द गॉड। ओके, अब हमें जानना पड़ेगा कि जो मंगोल एम्पायर था उसने ऐसे क्या क्या अचीवमेंट्स किए। जो वर्ल्ड कॉन्करर था, एलेक्जेंडर से भी ज़्यादा उन्होंने कॉन्कर कर लिया वर्ल्ड को। जो प्री इंडस्ट्रियल एज थी, पुअर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन हुआ करते थे, उसमें जो मंगोलियन एडमिनिस्ट्रेटिंग जो सिस्टम था वो इतना वास्ट डोमेन में कैसे आया।
जो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स जंगिस खान वो एक छोटा सा नोमैडिक पीपल इतना बड़ा वर्ल्ड का राजा कैसे बन गया। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मंगोल्स क्या थे, वो कहाँ रहते थे और कैसे उन्होंने इंटरेक्ट किया सोसाइटी और पॉलिटिक्स के साथ। जो मंगोल्स थे वो एक डाइवर्स ग्रुप थे जो लिंक थे अपनी लैंग्वेजेस के लिए मीन्स जो। और अगर हम बात करें जो तातर्स, कितान्स और मंचूस थे वो रहते थे ईस्ट में, और जो तुर्किश ट्राइब्स थे वो रहते थे वेस्ट में, ये बताया गया है जो लोग रहते थे। अब जो मंगोलियन पीपल हुआ करते थे या तो वो पैस्चरलिस्ट होते थे मीन्स जो गाय भैंसों को चराते हैं, या हंटर एंड गैदरर्स, हंटर्स जो एनिमल्स को मारते हैं, गैदरर्स जो सामान को कलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं, इसमें आप देख सकते हैं पैस्चरिंग हो रही है लैंड की मीन्स पैस्चरलिस्ट का जो ये लैंड है मीन्स एनिमल्स को पैस्चर करना, एनिमल रेयरिंग करना, एनिमल्स से पैसे कमाना यू कैन से। तो पैस्चरलिस्ट जो होते थे उनके पास हुआ करते थे हॉर्स शीप मीन्स हॉर्स शीप उनके पास कम हुआ करते थे, उनके पास सबसे ज़्यादा होते थे कैटल्स, गॉट्स एंड कैमल्स। ओके, और अगर हम बात करें कि नोमैडिसाइज्ड, अगर हम बात करें जो सेंट्रल एशिया में जो लोग थे, the nomadicized in the steppes of Central Asia in the world in the area of modern state Mongolia। अगर हम बात करें जो स्टेपीज थे सेंट्रल एशिया के, वो आज के मॉडर्न डे मंगोलिया में पाए जाते हैं। मीन्स अगर हम मंगोल की बात करें, आज वो मंगोलिया एक जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है आज भी। यहाँ पर आपको पूरी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है इस पूरे पैराग्राफ में अबाउट द मंगोलिया, कि उनमें मेजेस्टिक लैंडस्केप हुआ करते थे, बहुत सुंदर सुंदर लैंडस्केप हुआ करते थे, रोलिंग प्लेन्स हुआ करते थे, स्नो कवर्ड माउंटेन्स हुआ करते थे, वेस्ट में गोबी डेजर्ट हुआ होता था, साउथ में, और जो ओनन लेक में आपको आगे दिखाऊंगा, ओनन और स्लिंगा जो रिवर्स थी वो मेरिट स्प्रिंग मीन्स वो मेल्टिंग स्नो से बन रही थी, जो स्नो नॉर्थ और वेस्ट के हिल से गिर रही थी, उससे ओनन और स्लिंग रिवर जो थी उनमें पानी आ रहा था। जो लश और लग्जीरियंट ग्रासेस थे पैस्चरिंग के लिए, वो स्मॉल गेम पे थे अवेलेबल मीन्स वो कुछ समय के लिए अवेलेबल हुआ करते थे। तो उसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर जो बहुत हंटर जो गैदरर्स थे वो मेनली पाए जाते थे नॉर्थ ऑफ द पैस्चरलिस्ट इन द साइबेरियन फॉरेस्ट, वो साइबेरियन फॉरेस्ट में पाए जाते थे, जिनकी वो मेनली काम क्या किया करते थे, हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। अब मैं बताता हूँ कि जो वहाँ का टेम्परेचर था वो पूरे साल में मोस्टली क्या होता था, विंटर रहता था। कुछ जो थोड़ा सा समय आता था उसमें ब्रीफ समय में होते थे ड्राई विंटर्स। अब जो लोग थे पैस्चरलिस्ट थे, या फिर हम कह सकते हैं जो हंटर गैदरर्स थे, उनमें से कोई भी एग्रीकल्चर नहीं करता था, उनमें एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं होता था, वो लोग फार्मिंग बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि जो हंटर्स एंड गैदरर्स वो चाहते थे कि वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी जी लें, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता था उसमें कर तो सकते थे खेती, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे, वो अपनी पैस्चरलिंग और हंटिंग गैदरिंग से ही खुश थे। लेकिन जो एथनिक एंड लैंग्वेज जो एथनिसिटी थी, इतनी जो एथनिसिटी थी वो सारे कैसे यूनाइट थे, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। बट जो रिसोर्सेज थी, हमने पढ़ा है कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो कम लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज होती हैं। जो भी पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी, जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं बिकॉज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट अनलिमिटेड नीड्स या वांट्स हैं। तो इसकी वजह से जो सोसाइटी थी वो पार्ट्रिंगल लिंगेजेस में कई सारे डिवाइड हो जाती थी। जो रिच लोग हुआ करते थे उनके पास ज़्यादा लैंड हुआ करते थे, ज़्यादा एनिमल्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से पेस्चरिंग ज़्यादा होती थी। लेकिन उसी की वजह से लोकल पॉलिटिक्स भी बहुत होती थी, लड़ाई भी बहुत होती थी। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसकी वजह से जो लड़ाई थी जो बहुत बढ़ जाती थी, सोशल जो पॉलिटिकल लड़ाई थी वो बहुत बढ़ जाती थी। जो ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज थे वुड ओकेजनली अराइव फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पस अराउंड रिचर, जो ओकेजनली मीन्स उनके पास रहते थे। अमीर लोग जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर कब्जा करते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब वो करते थे तो उसकी वजह से लड़ाई भी बहुत होती थी। जो साइज था जंगिस खान की कन्फेडरेशन का, मंगोल और टर्किश टाइप का, वॉज परहैप्स मैच्ड इन साइज ओनली बाय विच
हैज़ बीन स्टिच्ड टुगेदर इन 5th सेंचुरीज बाय अटीलिया। देखो अटीलिया क्या था, एक जगह थी, अटीलिया एक आर्मी थी। तो उस आर्मी से भी ज़्यादा जो चंगेज़ खान के जो लोग थे, तुर्किश और जो मंगोल पीपल थे, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए। अब जो चंगेज़ खान का पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत ड्यूरेबल था और वो सर्वाइव करता है अब बाद में भी बहुत ज़्यादा। वो इतना स्टेबल था कि उसने कई सारी आर्मीज़ तक को काउंटर कर दिया था जो चाइना, और उसने चाइना, ईरान और ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा कर लिया था। एंड एज दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर दीज रीजन, जब उन्होंने इन रीजन्स पे कंट्रोल किया, जो मंगोल एडमिनिस्ट्रेटेड कॉम्प्लेक्स मीन्स, अब मंगोल्स में क्या होता था कि एग्रीकल्चर तो होता नहीं था, तो अपनी बेसिक लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते थे, वो चाइना के साथ ट्रेड करते थे। चाइना जो था अगेरियन बेस्ड था, अगेरियन मीन्स जो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इकोनॉमीज थी वो चाइना में हुआ करती थी। अब चाइना से क्या करते थे, इस मंगोल्स क्या करते थे, वो ट्रेड किया करते थे। अब ट्रेड जो था वो दोनों पार्टीज़ के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होता था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर जो गुड्स और जो आयरन प्रोड्यूस किया जा रहा था चाइना में, उसे एक्सचेंज किया जा रहा था हॉर्सेस के साथ, फर्स के साथ। जो स्टेपीज प्रोड्यूस, जो पैस्चरलिस्ट और जो हंटर गैदरर प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्हें एक्सचेंज किया जा रहा था इन रिटर्न विद एग्रीकल्चर एंड आयरन यूटेंसिल्स। और जो कॉमर्स था वो बिना टेंशन के तो हो ही नहीं सकता था। जो ये दोनों जो ग्रुप्स थे अनहेजिटेटिंगली अप्लाइड मिलिट्री प्रेशर टू एनहांस प्रॉफिट। जी एक दूसरे से लड़ते रहते थे ताकि एक किसी का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, किसी का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। मीन्स ये लोग इतना लड़ते थे कि एक दूसरे का प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जब मंगोल्स, व्हेन द मंगोल्स राइट दे कुड फोर्स द चाइनीज, मीन्स वो चाइनीज़ जो नेबर्स थे उन्हें फोर्स करने लगे ताकि वो बेटर टर्म्स और ट्रेड प्रोवाइड कर सके फॉर सम डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ आउटराइट प्लंडर्स। दिस रिलेशनशिप वुड अल्टर व्हेन द मंगोल्स वर इन डिस्ट्री। अब क्या होने लगा कि चाइनीज़ जो लोग थे वो इतने इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तो उन्होंने क्या करने लगे, बड़े बड़े फ्रंटियर्स बनाने लगे। जैसे एक चाइना गेट था, चाइना गेट उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि जो मंगोल पीपल हैं वो एंटर ना कर सके चाइना में। और हम बाद में भी पढ़ेंगे कि ये इसका कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन जो जो चाइना गेट था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि जो मंगोल पीपल उन्हें फोर्स कर रहे हैं कोई भी काम करने से, वो ना कर पाएँ और उनकी कंट्री में ना घुस पाए। तो उसके लिए उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई, और वो बनाई थी मंगोल्स के लिए। अब हम बात करेंगे द करियर ऑफ जंगिस खान। अब जंगिस खान का रियल नाम था तेमुजिन। तेमुजिन का जन्म हुआ था 1162 में नियर द ओनन रिवर। ये ओनन रिवर के पास हुआ था उनका जन्म। मैं एक पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ, उस स्टोरी को आपको सुनना है। ये पिक्चर मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो 1162 में जन्म होता है तेमुजिन का, जिनको बाद में जंगिस खान के नाम से जाना जाता है। वो सन होते हैं यसुजी के, जो एक चीफ थे कियायत, जो ग्रुप था बोजिद क्लैन का। तेमुजिन के फादर थे यसुजी, जो एक चीफ थे कियायत, जो ग्रुप ऑफ फैमिलीज हुआ करती थी बोजिद ग्रुप क्लैन से। अब जो उसके फादर हुआ करते थे, उसके फादर को मार दिया गया था कई बहुत अर्ली एज में। तेमुजिन की बहुत मीन्स जब वो बच्चा ही था तब उसके फादर को मार दिया गया था। अब जो तेमुजिन की मदर थी ओलम इके, उन्होंने तेमुजिन, उनके भाई, उनके स्टेप ब्रदर्स को बड़ी मुश्किल से पाला। अब छोटी उम्र में क्या कर दी, तेमुजिन की शादी कर दी। अब तेमुजिन की शादी के बाद जो उसकी वाइफ थी बोर्टे, तो उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसे कैप्चर कर लिया गया, उसे स्लेव बना दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो वाइफ थी बोर्टे, उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब उसे बचाने के लिए वो लड़ता है, और उसी लड़ाई में जो ईयर्स ऑफ हार्डशिप वो करता है, उसने कई सारे दोस्त बना लिए थे, कई इंपॉर्टेंट दोस्त बना लिए थे। जैसे उसका एक भाई था जमकुआ, जो इसका ब्लड ब्रदर था, जिसे हम एंडा कहते हैं, एंडे वॉज अनदर। जो तेमुजिन था उसने क्या किया, जो रूलर्स थे कियायत और जो ओन खान थे, जो उसके फादर के ब्रदर थे, उनके साथ हाथ मिलाने लगे। और 1180s और 1190s में जो तेमुजिन था उसने ओम खान के साथ अपने हाथ मिला लिए। अब जब हाथ मिला लिए, उसने अलाइंस बना ली, तो वो कई सारी पावरफुल एडवरीज को डिफीट करता जा रहा था। अब जो उसका दोस्त नहीं, हम उसका ब्लड ब्रदर कहते हैं, जमाकुआ, अब वो उससे बहुत जलने लगा, उससे लड़ाई करने लगा। जिसके बाद उसने क्या किया, तेमुजिन ने अपने भाई को हरा दिया, और तात्रस जिसने उसके फादर्स को मारा था, तात्रस
जिसने उसके फादर का असैसिनेशन किया था। असैसिनेशन मीन्स मार दिया जाता है किसी को। तो उसने क्या किया, तातरस को हराया, फिर उसके बाद नेमन को हराया, उसके बाद जमाकुआ को हराया 1206 में। तो उसकी वजह से जो तेमुजिन था वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि वो लोगों को हराने लगा था, और उसे स्टेपी लैंड्स मीन्स उसे ग्रास लैंड्स में उसे एज द मंगोल चीफ रिकॉग्नाइज करने लगे। मंगोल चीफ, ये वर्ड याद रखना, कुत्राय, कुत्राय। और जो उसे प्रोक्लेम करने लगे एज अ ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स, मीन्स उसे ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स भी कहने लगे, क्वान विद द टाइटल। फिर उसे टाइटल मिला जंगिस खान का। पहले हम उसे तैमुजिन से जानते थे, अब तैमुजिन को जानने लगे हम जंगिस खान से, जिसका सीधा मतलब होता है ओशियानिक खान, मीन्स सारे समुद्रों का राजा या फिर यूनिवर्सल रूलर, पूरी धरती का महान राजा। लेकिन जब उसे क्वायत बनाया गया, मीन्स जब उसे चीफ बनाया गया 1206 में, तो जंगिस खान को जो जंगिस खान था उसने क्या किया कि एक इफेक्टिव डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स बनाई, जिसकी वजह से वो फ्यूचर कैंपेन्स में सक्सेस हुआ। उसने अपनी मिलिट्री को ऐसे तैयार किया कि बाद में वो कई सारे वर्ल्ड पे कॉन्कर करने में सफल हुए। अगर हम बात करेंगे चाइना पे उन्होंने कैसे कब्जा किया, ये इंपॉर्टेंट है कि चाइना क्या था, पहले 3 भागों में डिवाइड था, एक सीसिया, एक जूर्चिन और एक सुंग डायनेस्टी। जो सीसिया पीपल थे ऑफ तिब्बतन ओरिजिन इन द नॉर्थ वेस्टर्न, ये आपको मैंने दिखाया जीजिया जो दिखाया गया डायनेस्टी ब्लू कलर से आपको दिखाई जा रही है। तो ये जो है वो आपको बता रहा है अबाउट द पीपल। सीसिया में क्या हुआ कि सीसिया जो नॉर्थ वेस्टर्न में था, उसके बाद आता था जूचिन जो चिन डायनेस्टी का होता था फ्रॉम पर्किंग। अब जो सुंग डायनेस्टी होती थी वो साउथ चाइना को कवर करती थी, ये मैंने आपको मैप भी दिखाया है। अब क्या होता है कि सीसिया में जो जंगिस खान होता है वो सीसिया को डिफीट कर देता है 1219 में, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार करने के बाद 1230 पहले क्या करता है वो सीसिया को डिफीट करता है। अब सीसिया के बाद क्या होता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आती है। अब वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 1213 में पार करता है। अब 1213 में पार करने के बाद वो क्या करता है, पर्किंग जो जूचिन रीजन था, चिन डायनेस्टी का जो रीजन था, उससे बहुत लंबी बैटल के बाद हरा देता है। और जो वॉर थी वो 1234 तक करती रही। अब उसके बाद जो जंगिस खान था वो सेटिस्फाई हो गया था इतने सारे रीजन को करने के बाद आफ्टर इस कैंपेन। तो वो क्या करता है कि वो अपने जो मिलिट्री अफेयर्स जो था वहाँ पर छोड़ के जाता है, अपने होम टाउन मंगोलिया वापस लौट जाता है 1216 में। तो जब डिफीट हुई, द डिफीट इन 1218 ऑफ द क्वारा कितान हु कंट्रोल द टाइशान माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। अब क्या होता है, जो क्वारा कितान था जिसने टाइशन माउंटेन्स जो चाइना में पाए जाते हैं उन पे कंट्रोल करते थे, उन्हें हरा दिया गया 1218 में। तो जो मंगोलियन डोमेन था वो रीच होता है अमुडारिया। अमुडारिया एक रिवर है, यू कैन से चाइना के बाद ही ये रिवर देखी जाती है, अमुडारिया। और द स्टेट्स ऑफ तानसोक्सिया एंड ख्वासम। जो सुल्तान मोहम्मद थे, जो रूलर थे ख्वासम के, फेल्ट फरी मीन्स उन्हें डर लगने लगा जंगिस खान की रेंज से। तो उन्होंने क्या किया कि व्हेन ही एग्जीक्यूटेड मंगोल एनवॉय, तो उन्होंने क्या किया, मंगोल्स के जो लोग थे उन्हें मार दिया। तो उसके बाद उसे बहुत डर लगने लगा। तो उसके बाद क्या होता है कि 1219 और 1221 में कई सारी ग्रेट सिटीज़ को, जैसे उतार, बुखारा, बल्ख, मेवा, निशापुर, ये सारे जो लोग थे उन्होंने सरेंडर कर दिया मंगोल फोर्स के सामने। और जो टाउन थे उन्हें और कई सारी लार्ज एरिया में जो जंगिस खान था कई सारे टाउन्स को डिस्ट्रॉय, डिवास्ट्रेट करता जा रहा था। अब कैसे करता जा रहा था, एग्जाम्पल देखते हैं। निशापुर में जब मंगोल प्रिंस थे उसे मार दिया गया था, तो जंगिस खान ने अपने कमांडर को क्या कमांड दी थी, आप सोच नहीं सकते, कि पूरे टाउन को एक बंजर ज़मीन बना दो कि उस पर कभी भी खेती नहीं की जा सकती। उस पर क्या हो, जहाँ पर मेरे प्रिंस को मारा गया है वहाँ पर कैट्स, डॉग, कोई भी जिंदा, एक सिंगल कैट और सिंगल डॉग भी वहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। कैटल्स तो दूर की बात है, वहाँ इंसानों को सबको मार दिया जाता है और उस जगह को पूरी तरीके से बंजर बना दिया जाता है। निशापुर जिसे कहते हैं, मॉडर्न डे आई थिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही है। तो जो मंगोल फोर्स इन परस्यूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुश्ड इनटू अजरबैजान। अजरबैजान कहाँ है, अफगानिस्तान में, डिफीटेड रशियन फोर्सेस। अब वो अजरबैजान पे कब्जा कर लेते हैं, रशियन फोर्सेस को डिफीट कर देते हैं।
अब रशियन फोर्सेस को डिफीट करने के बाद वो कैप्सियन सी में भी कब्जा कर लेते हैं। जो अनदर विंग फॉलोड सुल्तान सन जलालुद्दीन इनटू अफगानिस्तान। अब वो सिंध प्रोविनेंस, अब क्या होता है कि जो सुल्तान मोहम्मद का बेटा होता है जलालुद्दीन, वो अफगानिस्तान में भाग जाता है, फिर सिंध प्रोविनेंसेस में भागता है। तो उसके पीछे पीछे जा रही थी जो मंगोल फोर्स थी। जो मंगोल फोर्स थी वो इंडस रिवर तक आई थी। जो जंगीज खान था वो मंगोलिया लौट जाता है। पहले तो वो सोचता है कि हम पूरे इंडिया पे भी कब्जा कर लें, लेकिन वो जो इंडिया की हीट थी, जो नेचुरल हैबिटेट था, उससे बुखार आ जाता है, मीन्स उसे वो सही नहीं लगती। तो उसके बाद वो क्या करता है, अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो इंडिया पे कब्जा नहीं करता है, इंडस रिवर से ही वापस लौट जाता है थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड आसाम। मीन्स आसाम और नॉर्थ इंडिया के पार्ट से ही लौट जाता है, वो साइड नहीं आता क्योंकि उससे वो गर्मी झेलती नहीं है। अब जो चंगेज़ खान होता है वो 1227 में मर जाता है और वो पूरी ज़िंदगी उसने अपनी मिलिट्री कॉम्बैट में, मीन्स मिलिट्री को तैयार करने में, मिलिट्री के साथ ही उसने अपनी ज़िंदगी बिता दी। जो उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स थी वो आउटस्टैंडिंग थी, मीन्स असॉन्डिंग, आउटस्टैंडिंग गूगल से, एज दे वर लार्जली अ रिजल्ट, मीन्स वो एक रिजल्ट थे उसकी एबिलिटी का, मीन्स जंगीज़ खान की एबिलिटी का कि कैसे वो इनोवेट करता था, कैसे वो ट्रांसफॉर्म करता था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेपी कॉम्बैट। स्टेपी कॉम्बैट मीन्स अपनी आर्मी को कैसे उसने तैयार किया, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज उसने कैसे तैयार की। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जंगीज़ खान की आर्मी थी वो बहुत ताकतवर आर्मी थी। जिस समय में कोई सोच नहीं सकता उसी समय में जंगीज़ खान की आर्मी हमला करती थी। मतलब अगर बहुत सर्दी का मौसम होता था तो जंगीज़ खान की जो आर्मी थी वो कैंप्स में रहती थी उस ठंडी में और हमला करके कब्जा कर लेती थी। जो नोमैड्स थे वो कन्वीनियंटली टू अ लॉस अगेंस्ट फोर्टिफाइड, मीन्स जंगीज़ खान के जाने के बाद उन्होंने जंगीज़ खान ने बहुत सारी चीज़ें, जंगीज़ खान के जाने के बाद भी आर्मी कंटिन्यू रही अपनी कैंपेन करना, लेकिन जो जंगीज़ खान थे उन्होंने इम्पोर्टेंस समझा अबाउट द बॉम्बार्ड, मीन्स उन्होंने अबाउट द टेक्नोलॉजी उन्होंने बहुत समझा। उन्होंने अपनी लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स बनाए, उन्होंने इतने ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जो पूरे के पूरे गाँव को डिवास्टेट कर सकते, पूरे गाँव को मार सकते थे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मंगोल आफ्टर जंगीज़ खान, मीन्स जंगीज़ खान के जाने के बाद मंगोल्स का क्या हुआ। हम मंगोल एक्सपेंशन को दो डिस्टिंक्ट फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जब जंगीज़ खान मरे थे तो जंगीज़ खान जब मरे थे उसका पहला फेज था बिटवीन द ईयर 1236 टू 42, जिसमें बहुत सारे मेजर गेन किए गए थे रशियन स्टेपीज़ पे, बुल्गर पे, कीव पे, पोलैंड पे और हंगरी पे। और दूसरा जो फेज़ था वो इंक्लूड करता है ईयर 1255 और 1300, जिसकी वजह से कई सारे पार्ट्स, पूरे चाइना पे कब्जा कर लिया गया था 1279 पे, और ईरान, इराक, सीरिया और जो फ्रंटियर्स थे ऑफ द एम्पायर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर दीज कैंपेन्स, मीन्स बहुत सारे फ्रंटियर्स बना दिए गए थे इन कैंपेन्स के बाद। जो मंगोल मिलिट्री फोर्स थी उन्होंने कई सारे रिवर्सल्स देखे इस डिकेड्स में आफ्टर 1203, क्योंकि आफ्टर द 1260 द ओरिजिनल इम्पैटस ऑफ कैंपेन कुड बी नॉट सस्टेन्ड इन द वेस्ट, मीन्स वेस्ट में उनका ज़्यादा दबदबा नहीं रहा। जो वियना थी और बियॉन्ड वेस्टर्न यूरोप एज वेल एज इजिप्ट वो मंगोल के हाथों में ही थी। देयर रिट्रीट टू हंगेरियन स्टेपेज, मीन्स वो क्या हो रहा था कि अब क्या होता था कि जो कन्क्वेस्ट, जो पहली बात क्या थी, दो पॉलिटिकल ट्रेंड्स चल रहे थे। पहला क्या चल रहा था कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी इन द सक्सेशन ऑफ मंगोल फैमिली। क्या हो रहा था कि जंगीज़ खान के मरने के बाद, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये जंगीज़ खान है। जंगीज़ खान की कई सारे बच्चे हुए, लेकिन उनकी जो 4 वाइफ्स थी उनसे उन्हें कुछ मेन जो बच्चे हुए। पहला तो ये एक वाइफ से हुए और ये एक दूसरी ब्रांच जा रही है, मीन्स ये भी जंगीज़ खान के ही बच्चे हैं और ये भी जंगीज़ खान के बच्चे हैं। ये 3 जोची, ओडीजी और ये चांग हताय, ये जो क्या है पहली ब्रांच है। ऊपर जो मोंगके की ब्रांच है, मोंगके, कुबलाई, हुगलियू, ये जो थे ये अलग अलग ब्रांचेस के लोग थे। अब इनमें क्या हो रहा था, इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही थी, ओजियो अलाइड टू कंट्रोल, मीन्स अब क्या हो रहा था कि जो मंगोल डायनेस्टी है उस पर कब्जा बढ़ता जा रहा था। अब जो लोग थे वो लड़ते जा रहे थे, क्योंकि जंगीज़ खान के जाने के बाद क्या हो रहा था कि जो डिसेंडेंट्स थे मोंगके या टोले, वो सारे क्या करना चाहते थे, वो मिलिट्री कैंपेन्स में भाग ले रहे थे। अब चाइना को वो हरा रहे थे। अब वो चाइना को इसलिए हरा रहे थे क्योंकि चाइना को हराने के बाद
वो लोग क्या कर रहे थे, चाइना में ही अपनी पूरी फोर्स लगा दी। अब जब चाइना में अपनी पूरी फोर्स लगा दी तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें इजिप्ट से हटा दिया जाता है, इजिप्ट से भगा दिया जाता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, हम देखते हैं कि जो इजिप्टियन जो मिलिट्री होती है वो उन्हें डिफीट कर देती है, क्योंकि तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मंगोल्स। तो अगर हम बात करें सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मंगोल्स की, तो सोशली क्या था कि जो मंगोल्स थे वो क्या करते थे, वो अलग अलग बॉडीज थे, एबल बॉडीज थे, अडल्ट बॉडीज थे, मीन्स जो पावरफुल मेंस थे जो आर्मी में आ सकते थे ऑन द ओकेजन व्हेन द ओकेजन डिमांडेड। जो यूनिफिकेशन था मंगोल ट्राइब्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के थे, ये आपको पता ही है। लेकिन जो उसमें नए मेंबर्स आ रहे थे, तुर्क, चाइनीज, जिन्होंने मान लिया था, अरब जिन्होंने मान लिया था कि अब जंगीज खान तो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर ही लिया है, तो हम उनके लिए काम ही कर ले ताकि हम कुछ कमा सकें, हम अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकें। जो सोशल ग्रुप्स थे वो इंक्लूड करते थे, जैसे तुर्किक हुए, जो द डिफीटेड पीपल लाइक केरियट्स, द मीन्स वो पूरा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, जो आर्मी थी, वो बिल्कुल क्या थी, वो एक मास ऑफ पीपल था, हेट्रोजीनियस पीपल्स थे, अलग अलग वैरायटी के लोग हुआ करते थे, अलग अलग रिलीजन्स के ग्रुप हुआ करते थे। अगर हम मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो जंगीज खान थे वो सिस्टमैटिकली वर्क किया करते थे। अब उसमें क्या होता था कि जो पहले क्या चलता था, डेसिमल सिस्टम चलता था मिलिट्री के लिए। मीन्स कैसे ग्रुप बना दिए जाते थे, 10 में ग्रुप्स बना दिए जाते थे, हंड्रेड्स में ग्रुप, टेंस, हंड्रेड्स, ऐसे ही थाउजेंड्स, 10,000, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बना दिए जाते थे। हाँ हाँ, मीन्स अगर 10 पहले पहली लाइन में होंगे टेंस में लोग, दूसरी लाइन में होंगे हंड्रेड्स में लोग, तीसरी लाइन में होंगे थाउजेंड्स में लोग, ऐसे जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी उसे हटा के, मीन्स उसे उस डेसिमल सिस्टम को हटा के उसकी जगह उन्होंने लाया एक नया सिस्टम। अब वो नया सिस्टम क्या कहता था कि जो जंगीज खान थे उन्होंने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ही डिवाइड द आर्मी इनटू 4 यूनिट्स, ये एक यूनिट हुई, ये दूसरी यूनिट हुई, और ये ऐसे ही 4 यूनिट उन्होंने बना दी। अब 4 यूनिट में उन्होंने अपने अपने 4 सन्स को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दे दी। अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में जो आर्मी थी वो बांट दी गई। अब आर्मी का अगर कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उसे बहुत हार्श पनिशमेंट मिलती थी। जो सोल्जर्स थे जो जंगीज खान की रॉयल्टी को सर्व करते थे थ्रू गेव एडवर्सिटी फॉर मेनी इयर्स, वर पब्लिकली ऑनर्ड, मीन्स उन्हें ऑनर किया जाता था बाय द ब्लड ब्रदर्स, मीन्स जो जंगीज खान के बच्चे थे उन्हें रैंक्स बढ़ाया करते थे, उन्हें प्रमोट किया करते थे। अगर हम बात करें जो सिविल सिस्टम बनाया था वो बेस्ड था उलूज सिस्टम पे। मीन्स जैसे हमने मिलिट्री की बात की वैसे ही उलूज सिस्टम हुआ करता था। उसमें क्या था कि हर उन जो उनके 4 बेटे थे, जोची, चागताई, तोलू एंड उदयजी, उन चारों बेटों को जो जंगीज खान थे उन्होंने कुछ पावर्स दे के रखी थी। जो एल्डेस्ट सबसे बड़ा बेटा था जोची, उसे रशियन स्टेपीज मीन्स रशिया के जो ग्रास लैंड थे उन्हें उसे दे दिए गए थे, और उसे बाद में इट वॉज एक्सटेंडेड एज फार वेस्ट एज इज हॉर्स कुड रोम, मीन्स जहाँ तक उसका घोड़ा घूमेगा वहाँ तक उसकी पावर होगी। जो सेकेंड सन थे चागाताई was given the Transoxia steppe and the land north to Pamir Mountains, means उनके जो क्या दे दिया गया था उन्हें, ट्रांसोक्सियन स्टेपी दे दिया गया था, और लैंड्स दे दिए गए थे नॉर्थ में जो पाइमर माउंटेन्स थे एडजेसेंट टू दोज ऑफ हिज ब्रदर। अब जो जंगीज खान के तीसरे बेटे थे उजोदे would succeed him as the great Khan, and on the accession Prince established his capital and काराकोकम। अब क्या होता है कि जंगीज खान के जो तीसरे बेटे थे उजोदे, उन्हें क्या, उन्हें ग्रेट खान बना दिया गया। जंगीज खान की डेथ के बाद उन्हें ही राजा बना दिया गया, और उन्होंने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की काराकोरम में। काराकोरम, ठीक है, काराकोरम में उन्होंने अपनी इस्टेब्लिश की न्यू कैपिटल, इम्पॉर्टेंट है। जो यंगेस्ट सन थे टॉले रिसीव द एंसेस्ट्रल तो जो यंगेस्ट सबसे छोटे बेटे थे उन्हें दे दिया गया एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ मंगोलिया। जंगीज खान एंस्क्रिप्ट दैट हिज सन्स वुड रूल द एम्पायर कलेक्टिवली, मींस भले ही क्या होता था कि उल्लूज में डिवाइड कर दिया,
अब हर एक उल्लू में क्या होता था, बाकी 3 जो भाई थे उनके एक मीन्स उनके एक अपॉइंटेड हेड हुआ करते थे या इंडिविजुअल्स हुआ करते थे। जो जंगिस खान थे, भले ही उन्होंने डिवाइड कर दिया था, लेकिन वो चाहते थे कि कलेक्टिवली रहे। जो सेंस ऑफ डोमिनेंस शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वाज अंडरलाइंड द असेंबली। देखो क्या होता था कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या होता था कि जो फैमिली हुआ करती थी उसकी ओकेजनली मीटिंग हुआ करती थी, कोई प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, मीटिंग के बाद उसे सॉल्व कर लिया जाता था। अब कैसे ट्रेड और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ मंगोलिया में? देखो, मंगोलिया क्या था, एक डेवलप्ड शहर था, क्योंकि मंगोलिया में क्या हो गया था कि अगर हम बात करें मंगोलिया में कम्युनिकेशन और ट्रेड सिस्टम बहुत अच्छा था। कैसे? जो यम था, यम क्या था कि एक रैपिड कूरियर सिस्टम था जो कनेक्ट करता था बड़े बड़े डिस्टिंक्ट एरियाज को विद पीपल। तो यम के लिए क्या लगता था, एक टेक्स्ट लगता था जिसका नाम था क्यूबकुर। क्यूबकुर टेक्स्ट, जिसमें क्या होता था कि हर एक मंगोल नोमैड्स को 1/10 मीन्स 10th हिस्सा देना पड़ता था अपने हर्ड्स का, मीन्स जो कमाई थी, भले ही वो लाइफ स्टॉक हो या फिर हॉर्सेस हो, एज प्रोविजंस। क्योंकि उसी की वजह से जो टैक्स लिया जाता था उसे कहते थे क्यूबकुर टैक्स, जो लाइव करते थे नोमैड्स। और टेरिटरी लिंकिंग, वंस द कैंपेन जो कैंपेन होने लगी यूरोप और चाइना, वो टेरिटरी लिंक। अब यूरोप और चाइना जो थे वो लिंक हो गए थे मंगोलिया से। जो कॉमर्स था, जो ट्रेडिंग हो रही थी, वो हो रही थी अलोंग द सिल्क रूट। जो सिल्क रूट था वो रीच हुआ था, स्पीक मीन्स जो सिल्क रूट था सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसे मिली थी अंडर द मंगोल, बट द ट्रेड रूट एक्सटेंडेड अप टू मंगोलिया। ठीक है। अब बज टैग क्या था? कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रैवल। जो कम्युनिकेशन था और जो ट्रैवलिंग का ईज था वाज वाइटल टू रिटेन द कोहेरेंस ऑफ द मंगोल, मींस मंगोल्स के लिए वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मंगोल रिजाइन के लिए। एंड ट्रैवलर्स वर गिवन मींस उन्हें सेफली पास कराया जाता था, उन्हें सेफली हर चीज कराई जाती थी। और उनसे जो ट्रेडर्स थे पेड किया करते थे बाज टैग फॉर द सेम पर्पस, मीन्स जब उन्हें कई डिस्टेंस एरियाज में लोगों को जाना रहता है, अब वो सिंपली तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अब उन प्रॉब्लम से उन्हें सेफली वहाँ पर पहुँचाने का काम था मंगोल के पीपल का, और उन्हें टैक्स देते थे। ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स, अब जो मंगोल्स थे वेज देयर सक्सेसफुल वॉर अगेंस्ट, मीन्स उन्होंने चाइना पर्शिया रशिया के वॉर अगेंस्ट वॉर लगी। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप विद इन द मंगोल लीडरशिप, मीन्स दैट एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप्स थे under the Mongol leadership that advocated the massacre of all peasantry and the conveyance of their field into pastoral land. और 1270s में जंगिस खान के ग्रैंडसन देकुबिल खान appeared as a protector of peasants and the cities. अब क्या होता था कि जब भी ये प्रेशर ग्रुप्स जाते थे, ये पूरे लैंड्स को, पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देते थे, खराब कर देते थे। लेकिन जब जंगिस खान के ग्रैंडसन कोबेई खान आए थे 1270s में, उन्होंने क्या किया कि पीजेंट्स को बचाने लगे फ्रॉम द डिवास्ट्रेशन, जो डिवास्ट्रेशन हो रहे थे लैंड्स पे। अब हम बात करेंगे जो लीगल कोड था, मीन्स इसे जंगिस खान का बोला जाता था कोड ऑफ लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये आएगा ही आएगा, व्हाट इज यासा? तो जंगिस खान ने यासा बनाया था, जो कोड था लॉ का, एट द असेंबली ऑफ मंगोल चिफ्शियन इन देखो, इन्होंने जब ये लॉ बनाया था उससे पहले उन्होंने एक लड़ाई की थी बुखारा में, उसके बाद ये लॉ बनाया था। It has elaborated on the complex way in which the memory of Great Khan was fashioned by his successors. In its earliest formulation, जो यासा था जब बनाया गया था, तो उसे एक एज अ लॉ बनाया गया था, एज अ डिसे बनाया गया था, या आप कह सकते हो एज अ ऑर्डर बनाया गया था। जो यासा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस को कलेक्ट करके रखता था, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट्स, द आर्मी एंड द पोस्टल सिस्टम, मीन्स सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें रखे रहते थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। तो यू कैन से कि यासा वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मंगोल्स। जो मिडिल 13th सेंचुरी में जो मंगोल्स थे, उन्होंने इमर्ज हुए एज अ यूनिफाइड पीपल एंड जस्ट क्रिएटेड द लार्जेस्ट एम्पायर। उन्होंने लार्जेस्ट एम्पायर बनाया जो आज तक हमने देखा है। ऑल्दो दे रूल्ड ओवर सोफिस्टिकेटेड अर्बन सोसाइटीज, मीन्स उन्होंने कई सारी सोसाइटीज पे रूल किया, उनके हिस्ट्री को जाना, उनके कल्चर को जाना, उनके लॉ को जाना। ऑल्दो द मंगोल्स डोमिनेटेड द रिलीजन पॉलिटिकल, मीन्स वो डोमिनेशन तो दिखाते थे, लेकिन बहुत सारी न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज भी होती थी। अब
ये जो न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज होती थी, वो प्रोटेक्ट करती थी अपनी आइडेंटिटी को, डिस्टिंक्टनेस को थ्रू द स्केयर्ड लॉज। मीन्स जो पुराने लॉज थे, जो पुराने एंसेस्टर्स बना के गए थे, उन्हें फॉलो करके वो अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखते थे। जो यासा था वो ऑस प्रोबेबिलिटी अ कंपाइलेशन, मीन्स वो एक कंपाइलेशन था सारे ट्रेडिशंस का ऑफ द मंगोल्स ट्राइब। उसे हम कहते थे जंगिस खान कोड ऑफ लॉ। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, जंगिस खान का जब भी हम नाम लेते हैं तो वी रिकॉग्नाइज जंगिस खान एज द कॉन्करर, एज अ डिस्ट्रॉयर, मीन्स जिसने इतने सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लेकिन मंगोल्स के लिए जंगिस खान क्या थे? एक ग्रेटेस्ट लीडर थे ऑफ ऑल टाइम, जिन्होंने कई सारे मंगोल पीपल को यूनाइट किया। और उन्होंने क्या किया था कि पहले क्या था, मंगोल जो थे चाइना के कब्जे में थे, चाइना से उन्होंने छुपाया, मंगोल्स के लिए प्रॉस्पेरिटी लाई, मंगोल्स को इतना बड़ा ट्रेड रूट दिया, इतना बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम दिया। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस देखी, पहले तो कि जंगिस खान एक कॉन्करर है, एक डिस्ट्रॉयर है, दूसरा मंगोल्स के लिए वो एक यू कैन से सेवियर थे। ओके, तो ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ना, केस ऑफ डिसिमिलर पर्सपेक्टिव, मीन्स हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। दे शुड मेक अस पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ डोमिनेंट पर्सपेक्टिव कैन कंप्लीटली इरेज ऑल अदर्स। मीन्स अगर कोई डोमिनेट पर्सपेक्टिव हमने जाना, बाकी पर्सपेक्टिव्स को तो हम मिटा ही सकते हैं, लेकिन सारे पर्सपेक्टिव्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शीर शाइस्ता इतना बड़ा शाइस्ता जो मंगोल डोमिन का इन द 13th century, द डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल फेथ दैट इज एम्ब्रेस्ड। तो जो मंगोल खान्स थे वो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फेथ से आते थे। यू कैन से शामन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, और इवेंचुअली तो वो इस्लामिक थे ही। लेकिन कभी भी उनकी पर्सनल बिलीव जो थी वो पब्लिक पॉलिसीज में नहीं दिखाई दी, वो प्रॉपरली रूल करते थे। जो मंगोल रूलर्स थे वो रिक्रूट करते थे एडमिनिस्ट्रेटर, आर्म कॉन्कर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि जो मंगोल्स थे दे वर मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस रिजाइन। तो वो किसी को भी थ्रेटन फील नहीं कराना चाहते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। So this was utterly unusual for the time. The historians are now only studying the way in which the Mongols provide the ideology. Means हमने कभी मंगोल्स की आइडियोलॉजी देखी नहीं। जो हिस्टोरियंस प्रोवाइड करते हैं, जो मंगोल्स ने जो अपनी आइडियोलॉजी थी मंगोल्स ने, वो आइडियोलॉजी जो थी मुगल्स ने भी यूज़ की थी इन इंडिया। जो नेचर था डॉक्यूमेंटेशन का मंगोल्स में, और एनी नोमैडिक रीजन मेक इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। मीन्स हम कभी समझ ही नहीं सकते कि उनकी इंस्पिरेशन क्या थी, वो किस लिए वो कर रहे थे, उनका क्या पूरा हम कह सकते हैं क्या क्या सोच के उन्होंने कब्जा किया था, ये हमें कभी पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि उन्होंने कभी हमें बताया ही नहीं। अगर हम एक बात करते हैं, जो मंगोल एम्पायर था और इवेंचुअली ऑल्टर्ड इन डिफरेंट मिलीशियस, मीन्स कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स में बट गया एक पावरफुल फोर्स से। तो एंड ऑफ द जो 14th century थे, तिमुर जो एक मुनाक थे, वो अपनी एक यूनिवर्सल डोमिनेशन करना चाहते थे, लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं कर पाए अपने आप को मुनाक कहने की, क्योंकि वो जंगिस खान से डरते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया, क्योंकि बाद में वो क्या हो गए थे, वो सन इन लॉ बन गए थे, वो दामाद बन गए थे, गुर्गिन जिसे कहते हैं, ऑफ जंगिस खान फैमिली। तो आफ्टर जो सोवियत कंट्रोल के बाद जो मंगोलिया है, अब मॉडर्न डे मंगोलिया जो है, वो रिक्रिएट कर रहा है अपनी इंडिपेंडेंट नेशन आइडेंटिटी। इट हैज सीज्ड अपॉन जंगिस खान एज अ ग्रेटेस्ट नेशनल हीरो। मीन्स उन्होंने जंगिस खान को अपना एक नेशनल हीरो मान लिया है, हु इज पब्लिकली वेंचर्ड उस अचीवमेंट्स, उसके जो अचीवमेंट्स है प्राइड्स के साथ बोले जाते हैं। At the crucial juncture in the history of Mongolia, Genghis Khan has once again appeared as an iconic figure of the Mongols people. Means Mongol people के लिए जो जंगिस खान एक iconic figure है, mobilizing memories of great past and the forging of national identity that can carry the nation into the future. Means जो national identity बन गए, जो country को future में carry forward करेंगे। आप ये एक इमेज देख सकते हो बगदाद की, आप देख सकते हो ये कैप्चरिंग ऑफ बगदाद। इस बगदाद को कैसे कैप्चर किया था मंगोल्स ने, एक मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई है। ये देख सकते हो आप, मंगोल्स जो है वो ऊपर खड़े हैं, ऊपर से जो रानियां हैं वो देख रही हैं, रो रही हैं, जो मंगोल्स के पीपल पानी में बह के जा रहे हैं। सही, जो बगदाद के लोग हैं, बगदाद की रानियां और बगदाद के जो सैनिक हैं। तो अब ये हमला स्टार्ट हो रहा है उन सब का, मीन्स मंगोल्स का हमला। ये इमेज ये दिखा रही है। कबूली खान का एक इमेज दिखाई गई है, एंड छाबी इन द कैंप, एक कैंप की इमेज दिखाई गई है कि मंगोल्स कैसे रहते थे, कैसे सर्द मौसम में भी वो रहते थे।
अब ये जो टाइमलाइन है ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टाइमलाइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आपको मेन हेडिंग्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन एग्जाम में आपसे इस टाइमलाइन से ज़रूर पूछ जाएंगी। ये टाइमलाइन मैंने आपको इसीलिए बताई है क्योंकि ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं बॉक्सेस जो आपके चैप्टर के बीच में दिए गए हैं। ये जो बॉक्सेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो पहला है द कैप्चर ऑफ बुखारा। तो ज़ुबानी एक लेट 13th सेंचुरी पर्शियन क्रॉनिकलर थे, मंगोल ऑफ द मंगोल रूलर ऑफ ईरान। उन्होंने क्या किया था, बुखारा को कैप्चर किया था। उन्होंने एक अकाउंट रखा था, बुखारा कैप्चर किया था जो 1220 में। तो इसका पूरे में बताया गया है कि आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिटी, मीन्स जब सिटी को कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया था, एक बड़ी रिच डिसेंडेंट की पार्टी रखी गई थी, और जो जंगिस खान थे उन्होंने ये फेस्टिवल रखा था रिच डिसेंडेंट्स के ग्राउंड पे। अब देखो कि उन्होंने बोला कि ओ पीपल नो दैट यू हैव कमिटेड ग्रेट सिंस, मीन्स उन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं जो उनके पनिशमेंट्स उन्हें मिल रही हैं। मीन्स उन्होंने इतनी सारी जो पाप किए हैं, सिंस जिसे बोला गया है इस पैराग्राफ में, वो जो भगवान है वो पनिशमेंट दे रहा है इन द नेम ऑफ जंगिस खान। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय whom is the above passage written? ये जो पैसेज है वो लिखा गया है लेट 13th सेंचुरी पर्शियन क्रॉनिकलर जुबानी के जुबानी ने लिखा है। What do you know about जंगिस खान? देखो, जंगिस खान जब पैदा हुए थे 1167 में, उनका रियल नेम था तेमुजिन। तेमुजिन ही वाज अ नोमैडिक पीपल, जो एक जगह से दूसरे, उनके जो फादर थे यासुजिन। ओके, What did जंगिस खान say to the conquered people? मीन्स उन्होंने कहा कि ये भगवान का गुस्सा है, ये उनकी पाप हैं, सिंस हैं, जिसकी वजह से उन्हें जंगिस खान मिला है। What are the two contribution of जंगिस खान? मैं पहले आपको आंसर्स बता दूं। The paragraph was written by Persian chronicler Zubani. It has described Genghis Khan as a conquest of Bukhara. Genghis Khan was born in 1162 CE. He was the founder of nomadic empire. He was a good commander and later established a vast Mongol empire. His original name was Temujin. He was bestowed with the little Genghis Khan in 1206. अब जंगिस खान ने कहा था कि ये एक तो उनकी पनिशमेंट है गॉड की, और जो उन्होंने पाप किए उनके उनकी सज़ा मिल रही है। अब जंगिस खान ने क्या किया था, एक फिल्म कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया था उसकी आर्मी पे, और डिसिप्लिन मेंटेन करता था। डिसिप्लिन इज एवरीवेयर, बिना डिसिप्लिन के कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी जो वास्ट एम्पायर बनाया उसने डिसिप्लिन के बदौलत बनाया। ही मेड मंगोल्स अ फाइटिंग फोर्स विद डिस्ट्रक्टिव पावर्स, मीन्स कई सारी पावर्स के साथ उसे एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बनाया। अब यहाँ पर मंगोल का डिस्ट्रक्शन बताया गया है कि मंगोल पीपल जो थे निशापुर में, उन्होंने 1222 में हमला किया और 70,47,000 पीपल को मारा। बगदाद में जब उन्होंने हमला किया तो 1258 में जब उन्होंने हमला किया तो 8 लाख पीपल्स को ख़त्म कर दिया। हेरत में जब 1222 में किया तब 16 लाख को मारा गया। मीन्स हम देख सकते हैं कि जंगिस खान भले ही अच्छा कमांडर था, लेकिन उसने कई सारे लोगों को मारा। अब गजन खान की एक स्पीच है। गजन खान जो फर्स्ट इल खादन रूलर थे, जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया था इस्लाम में, तो उन्होंने स्पीच दी थी ऑफ द मंगोल टर्किश नोमैडिक कमांडर। जो स्पीच थी उसे ड्राफ्ट किया था एक पर्शियन वजीर ने, जिसका नाम था राशुद्दीन एंड इंक्लूडेड द मिनिस्टर लेटर। अब मैं आपको एक लेटर पढ़ के सुना रहा हूँ। आई एम नॉट ऑन द साइड ऑफ पर्शियन पीजेंट्री। इफ देयर इज अ पर्पस if there is a purpose in plaguing them all, there is no one with more power to do that. I will rob them altogether. तो इसमें हमें बताया गया है कि जो गजन खान थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे पर्शियन पीजेंट्री। अब क्वेश्चन क्या है, हु ड्राफ्टेड द स्पीच? रशुद्दीन ड्राफ्टेड द स्पीच। व्हाट डू यू नो अबाउट गजन खान? गजन खान क्या थे? फर्स्ट इल खादन रूलर थे जिन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। What was the tenure of Ghazan Khan? It was at 1295 to 1304. What did Ghazan Khan's speech depicts? It depicts that he was against the peasantry class who favor of rebellion, means जो rebellion को फेवर करते थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, और वो उन्हें फेवर करते थे, उन peasantry क्लास को फेवर करते थे जो अगेंस्ट थे rebellion के और जो हार्ड वर्क करना चाहते थे। यासा के बारे में मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि इसमें बस बताया क्या है कि बुखरा के बाद एक बुखारा जो 1221 में कन्क्वेस्ट कर लिया गया था, जंगिस खान ने एक मुस्लिम डिसेंडेंट्स की एक पार्टी रखी थी ग्राउंड पे,
तो उन्होंने बताया था। तो यासा का क्या मतलब होता है? यासा एक कोड, लीगल कोड है, या फिर आप कहते हो जंगिस खान कोड है। एक लीगल कोड था अबाउट दैट। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बुखारा इन 1221, Genghis Khan has assembled the rich Muslim descendant at the festival ground. और यासा important है क्योंकि it acknowledge मंगोल affinity to Genghis Khan and his descendants. मीन्स वो किस लिए जरूरी था? क्योंकि जो मंगोल्स थे वो जंगिस खान के descendants थे, और जो all religion जो थे वो मानते थे कि टैक्स जरूरी है फॉर द बेटर कम्युनिकेशन एंड द ट्रेड। अब हम मैप स्किल के क्वेश्चन करेंगे। मैप स्किल के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। काकाकोरम, सी काकाकोरम इज हियर, दिस इज काकाकोरम। फिर दूसरा है मॉस्को, मॉस्को इज समवॉट हियर, मॉस्को, ठीक है। अब मॉस्को के बाद आ रहा है टुर्फन, टुर्फन इज हियर। फिर देन वी हैव मेव, हेरत और बल्क, ये सारे जो हैं वो इंडिया के यू कैन से दिस ईरान इराक तरफ है। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये देखिए मेव बल्क हेरत, दे आर इन सम आर इन अफगानिस्तान एंड सम आर इन पाकिस्तान। तुर्फन हमने देख लिया, तुर्फन क्या था। अब आते हैं हम नेक्स्ट मैप पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप हो जाता है कि इसमें बताया गया है लोकेट द कैंपेन्स ऑफ मंगोल्स, मींस इसमें दिखाई गई हैं कैंपेन्स ऑफ द मंगोल्स। ये जो रेड लाइंस आपको दिख रही हैं ये दिखा रही हैं कि उन्होंने मींस जंगिस खान ने अपने जिंदा रहते कितनी सारी कैंपेन्स की और किन किन जगह पे कब्जा किया। और जो ब्लू लाइन्स है वो दिखा रही हैं कि जंगिस खान के मरने के बाद पोस्ट 1259 में कि कौन कौन सी कैंपेन हुई। और आपको एक ये सिल्क रूट दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर सा, ये मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये एक सिल्क रूट है जो क्या करता था, चाइना, यूरोप और मंगोलिया को कनेक्ट करता था फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ ये क्वेश्चन। तो जंगिस खान ने जो अपनी आर्मी थी उसे ऑर्गेनाइज किया था। ओल्ड ट्रेडिशन क्या था सिस्टम का, वो था डेसिमल, डेसिमल सिस्टम पहले फॉलो होता था। और वो कैसे होता था कि सोल्जर्स को टेंस में, हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में, फिर 10,000 में डिवाइड कर दिया जाता था। He divided the old tribal groups, distributed its member to a new dash units, new administrative units. Okay. एनी इंडिविजुअल, उसे हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी विदाउट परमिशन। अगर कोई भी मिलिट्री ऑफिसर जाता था छोड़ के तो उसे हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी। वॉट इज ट्यूबन, विच इंक्लूड्स पीपल ऑफ वेराइटी डिफरेंट। देखो ट्यूबन क्या था, एक लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुपिंग थी। मीन्स क्या होता था कि सॉरी इसका आंसर होगा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स। मीन्स इसमें क्या थे, अलग अलग वेराइटी ऑफ सोल्जर्स हुआ करते थे जो एक साथ रहते थे। अब हम बात करते हैं, जंगिस खान का जन्म हुआ था मॉडर्न डे मंगोलिया में। क्वारा के तर्क को उन्होंने किया था 1218 में, और उनका अर्लियर नेम था तैमुजिन। और जो मंगोल था वो लिंक था ऑल ऑफ दीज से, मंचोस, खितान, तातरस, ये सारे जो थे ईस्ट में रहते थे। और आपका क्वेश्चन होगा कि कौन से ट्राइब्स थे जो वेस्ट में रहते थे। ओके, अब होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके कि आपको बताना है कि जंगिस खान पॉलिटिकल सिस्टम वाज ड्यूरेबल। पहला क्वेश्चन आपका ये है 2 मार्क्स का। विच वॉज द मेन आइटम ऑफ द मंगोलियन ट्रेड विद चाइना, मीन्स कौन सा आइटम ट्रेड होता था, वो मैं बता दे रहा। चाइना के साथ आपके फर्स, हॉर्सेस ट्रेड होते थे। और चाइना क्या करता था, चाइना बनाता था एग्रीकल्चरल चीज़ें, और आयरन जो था वो चाइना से आता था मंगोलिया। और मंगोलिया से जो फर्स, हॉर्सेस, मीन्स पैस्टरलिस्ट और हंटर गैदरर्स होते थे वो सामान भेजा करते थे चाइना में। हाउ डिड तैमुजिन बिकेम जंगिस खान, तैमुजिन जंगिस खान कैसे बने। और फिर मैं बता देता हूँ जंगिस खान इसलिए बने क्योंकि जो तैमुजिन थे उन्होंने कई सारी फाइट्स की अपनी वाइफ को बचाने के लिए। उसके बाद उन्होंने कई सारे लोगों को हराया। उसके बाद वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्टेपीज में जो स्टेपीज हुआ करते थे वो इतने पॉपुलर हो गए कि उन्हें वहाँ पर जंगिस खान का टाइटल दे दिया, ओशियनिक खान, या फिर यू कैन से यूनिवर्सल रूलर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि discuss the early career achievements of Genghis Khan and discuss the political activities of Mongols after Genghis Khan. Very important कि जंगिस खान के मरने के बाद कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई थी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर आज खत्म होता है। ये अच्छा चैप्टर था और इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ और कुछ समय के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा विद द न्यू वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सोशल अभिलाषा। थैंक यू।